हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, मजे में? यस। आज का वीडियो भी बहुत खास है बच्चों। कौन सा टॉपिक लेकर मैं आया हूँ आज आपके लिए? स्केलर एंड वेक्टर, राइट? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चों। बहुत सारे बच्चों के अब क्या बताएं, हो जाता है, लेकिन वही तो उसी क्वेश्चंस के आंसर्स हम यहाँ पर आज देने वाले हैं। और वो टॉपिक ना बच्चों बहुत ही सिंपल जाएगा, आपको बहुत ही आसान चलेगा, है ना? तो चलो आइए चलते हम टॉपिक की ओर। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, व्हाट इज द नेम ऑफ अ टॉपिक? स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है ना बच्चों? आपने 9th स्टैंडर्ड में भी कुछ कंटेंट्स देखे होंगे या 10th स्टैंडर्ड में भी कुछ कंटेंट्स देखे होंगे। वहां पर भी हमने कहा था कि भाई साहब ये स्केलर वेक्टर और वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। हमने क्या करा था वहां पर? हमने क्या डेफिनेशन की थी? आपको भी शायद कुछ हल्का हल्का याद आ रहा होगा, याद होगा भी, ठीक है? तो चलते हम इस वीडियो में आज हम बात करेंगे स्केलर एंड वेक्टर्स की। हम इसके ऊपर बात करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है स्केलर एंड वेक्टर का। उसके ऊपर हम बात करेंगे कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि वेक्टर्स के टाइप्स, है ना, याद कैसे करें और कितने सारे वेक्टर्स के टाइप्स है वो भी हम देखेंगे। और बाद में बच्चों हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। बस इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, आप जरूर और जरूर देखिए, ठीक है? तो चलो चलते हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स की और बच्चों, स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है ना? स्केलर का मतलब कि जिसको बस मैग्नीट्यूड हो, ऐसी क्वांटिटी जिसको कि बस क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, उस क्वांटिटी को कहा गया स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, अब कहो कि यार इस स्केलर एंड वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास इतने सारी क्वांटिटीज है ना बच्चों, कि उस क्वांटिटीज को किस बेसिस के ऊपर आप डिफरेंशिएट करोगे उनको। तो हम इस स्केलर और वेक्टर का उपयोग कर हम फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं बच्चों की, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं ना। तो यहां पर मैं बात करूंगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स की। मैंने अभी कहा स्केलर मतलब ऐसी क्वांटिटी की जिसको क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। क्या होता है उसको? मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर का मतलब क्या होता है सर? वेक्टर का मतलब होता है बच्चों जिस क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए एंड मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ऐसे क्वांटिटीज को बच्चों आप क्या कहोगे? वेक्टर कहोगे, ठीक है सर? फिर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? बच्चों हम सभी को पता है कि कई बार अगर हम किसी भी दो शहरों के बीच का अगर अंतर मेजर करना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं कि 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। वो जो 60 होता है ना बच्चों, वो क्या होता है? वो लेंथ होता है। तो क्या वो 40 मैग्नीट्यूड बना? क्या वो एक नंबर बना? तो बिल्कुल बना सर। और बच्चों उसी को कहा जाता है मैग्नीट्यूड, और उस क्वांटिटी को कहा जाता है स्केलर, है ना? तो मैग्नीट्यूड, जिस क्वांटिटी को बस मैग्नीट्यूड हो उस क्वांटिटी को स्केलर कहा गया, और जिस क्वांटिटी को बस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड हो उसको कहा गया बच्चों वेक्टर कहा गया। अब सर ये बताओ कि स्केलर और वेक्टर में ज्यादातर फर्क क्या है? बच्चों हम सभी को पता है कि ये मैग्नीट्यूड मेजर करता है और ये डायरेक्शन भी मेजर करता है एज वेल एज मैग्नीट्यूड। इसका मतलब अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी ले लो आप, तो क्या हम जैसे नॉर्मली ऐड कर सकते हैं वैसे करेंगे स्केलर में? हाँ। क्या वो वैसे ही हम वेक्टर में ऐड करेंगे? मतलब 4 + 4 वेक्टर में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों? उसमें क्या इन्वॉल्व है? डायरेक्शन इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है उसमें? डायरेक्शन इन्वॉल्व है। इसलिए हम उसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते बच्चों। आ रहा है समझ में? तो कौन से क्वांटिटीज है सर जो कि स्केलर रिप्रेजेंट करती है? जैसे कि बच्चों लेंथ हो गई, है ना? जैसे कि बच्चों मास हो गया, राइट? जैसे कि बच्चों डिस्टेंस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज है जो कि स्केलर रिप्रेजेंट करती है। मैंने अभी कहा कि मानो कि दो शहर है, एक शहर ये है और दूसरा शहर बी है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 40 है, 40 किलोमीटर है। तो क्या ये 40 एक नंबर है? क्या ये एक मैग्नीट्यूड है? क्या ये दो शहरों के बीच का अंतर है? क्या ये लेंथ कहोगे आप? यस। क्या ये बच्चों मैग्नीट्यूड हुआ? क्या ये 40 किलोमीटर डायरेक्शन कहीं पर जाकर रिप्रेजेंट करता है क्या? तो ना, नहीं करता है। आ रहा है समझ में? तो सर वेक्टर में कौन कौन से क्वांटिटीज हुई? फिर एग्जांपल क्या है सर इसके ना बच्चों? एग्जांपल्स होते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या एग्जांपल है? डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल हुआ, हाँ, और वेलोसिटी हुआ बच्चों, और एक्सेलरेशन हुआ बच्चों। तो इस तरह के कुछ क्वांटिटीज है जो कि वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। आप सर सब कहोगे कि सभी के सभी फिजिकल क्वांटिटीज यहां पर लिख दो जो कि वेक्टर और स्केलर है। बच्चों वैसे तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट बनेगी, है ना? तो उसके ऊपर ही एक लेक्चर चला जाएगा, 2 लेक्चर चले जाएंगे, तो वो जरूरत नहीं है। जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हो तो वहां पर ऑटोमेटिकली आपकी टीचर्स बताएंगे कि यार ये स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है। हमेशा याद में रखना कि जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व हो उसको आप वेक्टर को बात छोड़ो और बाकी के सभी क्वांटिटीज को आप स्केलर कर दो। अरे वाह, है ना?
बाकी सभी क्वांटिटीज को आप स्केलर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे, हमने कहा था कि अगर ये 2 पॉइंट्स है 3 पॉइंट्स है, आपने यहां से यहां चले गए और यहां से यहां चले गए, ठीक है। तो इन दोनों का कहीं पर भी यार कोई भी एक पॉइंट्स ले लो ना कि 2 पॉइंट के बीच का ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे दिखाता है, 2 पॉइंट्स को जोड़ा जाता है, तो क्या ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या इसको इस लेंथ का या इस 2 पॉइंट के बीच में कोई लेंथ है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब यहां पर दोनों ही इन्वॉल्व है, एक है मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन में, लेकिन यहां पर इन्वॉल्व हो रहा है कि बच्चों नहीं हो रहा है ना। तो लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यही तो फर्क है, यही तो क्या है फर्क है। तो स्केलर और वेक्टर समझ में आ गया। स्केलर क्या है? जिसको कि बस मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर जिसको कि बस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड हो। बच्चों हमेशा याद में रखिएगा। अब यहां पर बात आती है कि सर स्केलर और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें? स्केलर तो मैग्नीट्यूड बना, लेकिन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें सर? यही बात है बच्चों, यही तो किस्से मैं आज आपको यहां से बताने वाला हूं, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे कि क्या बात करेंगे कि सर स्केलर्स और वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है। बेसिकली हम इसमें बात करेंगे बच्चों कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है। किसको? वेक्टर्स को। तो चलो आइए देखते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेरी गुड बच्चों। अब इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे कहोगे आप, है ना? वेक्टर कैसे कहोगे, कैसे समझ में आ जाएगा कि जो गिवन वैल्यू है वो कौन सी है? वेक्टर है। वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। चलो हम मानकर चलते हैं कि पहला हम इसको नोटेशन देंगे, है ना। वेक्टर नोटेशन क्या है? वेक्टर नोटेशन। बच्चों आप सभी को पता है कि वेक्टर नोटेशन जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, पता है ना? कि एक एरो रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। ये आपका है एरो, क्या है ये? एक एरो है। अब बच्चों ये जो एरो है ना, इस एरो की जो भी लेंथ होगी, इस एरो की जो भी लेंथ होगी, वो लेंथ आपको मैग्नीट्यूड देगा। वो लेंथ आपको क्या देगा? मैग्नीट्यूड देगा। और इस एरो को एक पॉइंट जो है उसे टेल कहा जाता है और दूसरा पॉइंट जो है उसे हेड कहा जाता है। तो इस एरो का हेड जिस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में वो आपका वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में आपका वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको यहां पर अगर दिखाई दे रहा होगा ये एरो है बच्चों, इसका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा, नॉट टू द स्केल, मतलब स्केल के हिसाब से नहीं मैं कह रहा हूं, कुछ भी होगा, चाहे 4 मीटर होगा या 4 मीटर ले लो, चलो ठीक है ना, 4 मीटर। तो बच्चों ये 4 मीटर क्या हुआ? ये 4 मीटर हुआ आपका मैग्नीट्यूड हुआ। और जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है, मानो ये जा रहा है कहां पर? ईस्ट में जा रहा है। कहां पर जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिखूं क्या 4 मीटर ईस्ट। यस, तो बच्चों ये हुआ आपका वेक्टर, ये क्या हुआ आपका? वेक्टर हुआ। और स्केलर क्या है? ये 4 मीटर। अगर आप फर्स्ट 4 मीटर लिखोगे तो ये क्या बना आपका? स्केलर बनेगा, यानी कि मैग्नीट्यूड बना आपका, है ना। तो ये 4 मीटर क्या हुआ? बस आपका मैग्नीट्यूड हुआ बच्चों, ये याद में रखना है आपको, यही तो पढ़ना है बच्चों, यही तो सीखना है इससे। ये बेसिक बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब रिप्रेजेंट कैसे करोगे सर? अगर आप कहोगे कि सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, बच्चों इसको रिप्रेजेंट करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मैं बस आपको यहां पर बता देता हूं, ठीक है। तो हमने अभी कहा कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, ठीक है ना। तो मैंने कहा भाई साहब कि ये है, ये इसका 4 मीटर है, इसका जो लेंथ होगा, ये लेंथ हमें क्या देगा? मैग्नीट्यूड देगा। क्या देगा? मैग्नीट्यूड देगा, ठीक है, कुछ भी हो, है ना। तो ये क्या कहा मैंने? ये हेड कहा इसको, और इसको मैंने क्या कहा बच्चों? टेल कहा। टेल मतलब जहां से आपका वेक्टर शुरू हुआ है उसे टेल कहा जाता है, और जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये रिप्रेजेंट करता है उस वेक्टर की, उस एरो का हेड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहीं पर कि नोटेशंस कैसे करें सर, इसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है? बच्चों इसको जो रिप्रेजेंट करा जाता है कि मानो कि मैं इस लेंथ का एक नाम देता हूं, चलो ये है ना, तो इसको रिप्रेजेंट करा जाता है ये वेक्टर से। कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? ए वेक्टर से। और चाहे कुछ भी ले लो आप, बी वेक्टर, सी वेक्टर, है ना, ये उसके ऊपर एरो रख दो, ये उसके सर के ऊपर एरो रख दो, वेक्टर बनी। बी उसके सर पर एरो रख दो, वेक्टर बन गए। सी उसके सर पर एरो रख दो, वेक्टर बन गया, ठीक है। तो ये ऐसे इस तरह से इसको क्या करा जाता है? रिप्रेजेंट करा जाता है। लेकिन वहीं पर हम बात करेंगे कि यार कि चलो ये कुछ ऐसे है, मानो कि ये क्या है बच्चों? नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? वेक्टर एक्चुअली रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है? एक कार है बच्चों, वो कार 10
10 मीटर पर सेकंड जा रही है, लेकिन किस तरफ जा रही है? ईस्ट की तरफ जा रही है। तो उस कार की वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। कहां पर है बच्चों? ईस्ट है। ये हुआ आपका वेक्टर, है ना। और इसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए आप वी वेक्टर भी डाल सकते हो, ठीक है ना। और दूसरा अगर मानो कि कोई भी ले लो, चलो एक वेक्टर आपका इधर जा रहा है, ये आपको लेंथ इस वेक्टर की दे देगी, मैग्नीट्यूड, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट है। चलो वी वेक्टर कितना है बच्चों? 10 मीटर पर सेकंड, हाँ नॉर्थ ईस्ट है। ये समझ में आ रहा है? यही तो है, ये कंसेप्ट है बच्चों। तो इस तरह से वेक्टर आपके रिप्रेजेंट करे जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मानो कि साउथ की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है और उसकी वेलोसिटी मानो कि कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड या 15 है या 20 मीटर पर सेकंड। 20 क्या बनाता है? आपका मैग्नीट्यूड होगा, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हुआ? 20 मीटर पर सेकंड। वैसे आप एक्सेलरेशन ले लो, आप कुछ भी ले लो बच्चों, इस तरह से आपके ना वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। बस आपको ये याद में रखना है, ठीक है। और ये 10 क्या हुआ? ये हुआ आपका मैग्नीट्यूड, जो कि इस वेक्टर की लेंथ बनाती है। इस वेक्टर की क्या बताती है? आपको लेंथ बताती है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। हालांकि अब जो वेक्टर्स है ना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप बताने वाला हूं यहीं पर, बस याद रखिएगा, आपको हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये एक है, सपोज ये इज इक्वल टू लेट अस सपोज 6 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और दिस समथिंग इज लाइक दैट विच इज ऑल्सो इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। और दूसरा है बच्चों कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लेट अस सपोज 4 मीटर पर सेकंड ईस्ट। और दूसरा एक है जो कि हमेशा ना ऐसे कई बहुत सारे किताबों में ना एक बोल्ड लेटर में दिखा जाता है, ये ऐसे बोल्ड लेटर में लिखा जाता है 4 मीटर पर सेकंड ईस्ट, ठीक है। अब इसको क्या कहोगे आप? इसको क्या कहोगे आप? इसको क्या कहोगे आप? इसको क्या कहोगे? आ रहा है समझ में बच्चों? ये जो डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है बच्चों मैग्नीट्यूड। क्या डिफाइन करता है? ये मैग्नीट्यूड डिफाइन करता है। और ये जो लिखा है ये मॉड, ये है, ये मॉड, ये भी क्या देता है आपको पता है बच्चों? मैग्नीट्यूड देता है, जो कि ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और आपका वेक्टर, ये वेक्टर ये ऐसे डिनोट किया जाता है, मैंने अभी कहा ना, ये वेक्टर ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसी तरह ये बोल्ड लेटर में लिखा जाता है, बोल्ड लेटर में लिखा जाता है। आ रहा है समझ में? तो ये वेक्टर या दैट इज बोल्ड लेटर में लिखने वाला, जो भी आपको कहीं किसी भी किताब में अगर आपको दिख रहा होगा तो ये ऐसे लिखेगा, तो उसे आप क्या कहोगे? ये बोल्ड लेटर में है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? उस मैग्नीट्यूड का, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट करता है बच्चों। तो इसे कहा जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। मतलब अगर स्केलर मैग्नीट्यूड लिखना हो तो आप बस 4 मीटर पर सेकंड लिख दीजिए, ये आपका मैग्नीट्यूड बना बच्चों। लेकिन क्या हम वेक्टर इसी तरह लिखेंगे? क्या ये वेक्टर हुआ 4 मीटर पर सेकंड? क्या मैं वेक्टर कह सकता हूं? ये बहुत गलत होगा बच्चों। आपको कैसे लिखना पड़ेगा? 4 मीटर पर सेकंड व्हाट? नॉर्थ ईस्ट का हो, साउथ ईस्ट का हो, या साउथ वेस्ट का हो, या कोई भी डायरेक्शन ले लो, 5 मीटर पर सेकंड ले लो, 6 मीटर पर सेकंड ले लो। ये इस तरह से आपको ना बच्चों बात करनी पड़ेगी, तभी क्या हो जाएगा? वो क्वांटिटी कौन सी रिप्रेजेंट करेगी? आपको वेक्टर रिप्रेजेंट करेगी। बस हमेशा इतना याद रखना, ठीक है। ओके, तो ये बहुत ही जरूरी था बच्चों के रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, या आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हो, है ना। तो ये इस तरह से आपको क्या करा जाता है? मेजर करा जा सकता है। तो ये बना बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। उसके बाद में बात करेंगे हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। अब मैं बात करूंगा बच्चों की टाइप्स ऑफ वेक्टर, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। क्या बात करूंगा मैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अरे बहुत सारे टाइप्स है रे। पहला वाला, हाँ, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। सेकंड क्या होगा? अनइक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर्स। थर्ड पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। फोर्थ क्या कहेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। फिफ्थ कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। सिक्स्थ कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। सेवंथ
मैं कह रहा था ना कोप्लेनर, देन कॉन्करेंट वेक्टर्स 8 जीरो वेक्टर 9 ऑर्थोगोनल वेक्टर एंड 10th इज द यूनिट वेक्टर। विच वेक्टर राजा? यूनिट वेक्टर। तो इतने सारे वेक्टर्स है बच्चों, इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर, जीरो वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, यूनिट वेक्टर। आ रहा है लक्ष्य? आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर है। चलो बात करते हैं हम इक्वल वेक्टर्स की। पहले इक्वल वेक्टर्स होता क्या है ना? इक्वल वेक्टर जो होता है ना बच्चों, कि मानो कि दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए और उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आ रहा है समझ में? चलो ये कितना है? 4 मीटर पर सेकंड है, ये कितना है? 4 मीटर पर सेकंड है। क्या ये दोनों इक्वल है बच्चों? यस। क्या इन दोनों का डायरेक्शन सेम है? यस। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बच्चों? इनका इक्वल होना चाहिए, इसलिए इनको क्या कहा गया? इक्वल वेक्टर्स कहा गया, है ना? चाहे आप इसको ए वेक्टर कहो, बी वेक्टर, क्या ये और बी इक्वल है? किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? हम इसको ऐसे लिखेंगे, मानो ये वेलोसिटी है, v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड ईस्ट, है ना? v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड ईस्ट, मतलब दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। क्या है? मैग्नीट्यूड भी सेम है। ओए मम्मा मिया, आ रहा है समझ में? ये एक पहला गो। अब बच्चों मानो सेकंड वाला जो है अनइक्वल वेक्टर्स, मतलब क्या होता है? अनइक्वल मतलब ये एक वेक्टर इधर चला गया जो कि 4 मीटर पर सेकंड है ईस्ट की तरफ, और दूसरा वेक्टर कहां पर चला गया? 4 मीटर पर सेकंड ही है, कहां चला गया? साउथ की तरफ चला गया। ये वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड ईस्ट और ये 4 मीटर पर सेकंड साउथ। तो बच्चों क्या ये इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं। तो ये अनइक्वल हुए, या तो इनका डायरेक्शन अलग हो या तो इनका मैग्नीट्यूड अलग हो, तब ये कौन से बनेंगे? अनइक्वल बनेंगे। अगर यहाँ का मैग्नीट्यूड 8 हुआ, यहाँ का 4 हुआ, तो क्या वो इक्वल है? नहीं है, मैग्नीट्यूड अलग है। हालांकि अगर भले ही वो दो डायरेक्शन में हो, आ रहा है समझ में, तब वो कुछ अलग बनता है, मैं बताऊंगा आपको। तो ये कौन से वेक्टर्स हुए? अनइक्वल वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स? अनइक्वल वेक्टर्स। बस याद में रखिएगा। तीसरा वेक्टर भी बहुत ही सिंपल है, कौन सा है? पैरेलल वेक्टर्स। कौन सा वेक्टर? पैरेलल वेक्टर्स। बच्चों इस पैरेलल वेक्टर में मतलब क्या है? हम सभी को पता है कि ये दो पेन कैसे है, ये दो मार्कर कैसे पैरेलल है, जी। हाँ, तो मतलब दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए बच्चों? पैरेलल होने चाहिए। मानो कि ये 4 मीटर पर सेकंड है, ये 3 मीटर, चलो इसको बढ़ा देते हैं ना, 8 मीटर पर सेकंड है। आ रहा है समझ में? दोनों का डायरेक्शन सेम है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो कोई मतलब नहीं बनता, ये पैरेलल है। क्या इक्वल वेक्टर्स पैरेलल है? यस। लेकिन क्या पैरेलल वेक्टर्स इक्वल है? हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं बनता, है ना? इक्वल में डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, और इस पैरेलल में क्या हो रहा है बच्चों कि मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो एक डायरेक्शन में जानी चाहिए। कहां पर जा रहे हैं? ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, बात खत्म हो गई, है ना? तो ये इसे कहा गया बच्चों पैरेलल वेक्टर्स। अब मैं फोर्थ के बारे में बात करूंगा। फोर्थ क्या है? एंटी पैरेलल। ये तो आप सभी को पता है, मानो कि एक वेक्टर इधर जा रहा है और दूसरा वेक्टर इधर आ रहा है। ये कितना है बच्चों? 4 मीटर पर सेकंड है ना? और ये कितना है बच्चों? मानो कि 2 मीटर पर सेकंड है। ये ए वेक्टर कहो, ये बी वेक्टर कहो, तो बी वेक्टर कैसे हो गया? माइनस हो गया ना राजा, माइनस हो गया ना। तो ये इस तरह के वेक्टर्स को कहा जाता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। मतलब मानो कि ये बच्चों आपका, मैं कह रहा था कि एरो हेड डिफाइन करता है आपका डायरेक्शन किधर है। देखो ये कहां जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है, और ये कहां जा रहा है? वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो क्या ये दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है? तो ये कौन से बने? एंटी पैरेलल। पैरेलल है लेकिन एंटी है, अपोजिट डायरेक्शन में। एंटी मतलब एंटीबायोटिक्स, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये इधर जा रहे हैं, ऐसे इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है और दूसरा भगवा ये इधर आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? यस। तो ये बना बच्चों एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये हुआ बच्चों पैरेलल वेक्टर्स, ये हुआ एंटी पैरेलल। एक ईस्ट की तरफ जा रहा है, एक वेस्ट की तरफ जा रहा है। दोनों कैसे बने? एंटी पैरेलल बने, एक दूसरे से अपोजिट बने, है ना? बने कि नहीं बने? यस बने। और जो फिफ्थ है ना बच्चों, कोलिनियर वेक्टर्स। अब ये जो कोलिनियर वेक्टर्स है ना, ये कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या है? देखिएगा आप, मैं बता रहा हूं आपको कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या है। मैं यहां पर लिख देता हूं, चलो ठीक है। ये फिफ्थ है, कोलिनियर वेक्टर्स क्या है देखते हैं, ठीक है? मानो कि एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा भी वेक्टर अगर सेम लाइन पर है बच्चों, ये देखिए, क्या ये सेम लाइन पर है? यस। मतलब ये ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या ये सेम लाइन पर है?
है बच्चों। तो अगर मानो कि दूसरा भी मैं ले रहा हूं यहां पर, ये एक वेक्टर इधर और दूसरा एक वेक्टर इधर, क्या है बच्चों, ये वेक्टर और बी वेक्टर सेम लाइन पर है ना। जब दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा भी वेक्टर अगर सेम लाइन पर चल रहे, मतलब ऐसे बच्चों, है ना, ये ऐसे अगर चल रहे हैं तो ये कौन से, ये सेम लाइन में है दो वेक्टर, कैप इंडिकेट करी गई, ये जो कैप है इसका ना एक इंडिकेट कीजिएगा, हेड है, इधर जा रहे हैं, तो क्या ये दोनों सेम लाइन में है, तो ये कौन से वेक्टर्स बने, कोलिनियर वेक्टर्स बने, है ना। तो कोलिनियर वेक्टर्स के बीच का कभी भी एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री होता है मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद में रखिएगा। कितना होता है, 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में आ रहा है। हाँ, तो ये बने आपके कोलिनियर। अब बात करेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। भैया ये कोप्लेनर वेक्टर्स बहुत ही जबरदस्त है। मानो कि 6th केस में यहां पर बता रहा हूं कोप्लेनर वेक्टर्स की, कोप्लेनर वेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। देखो यार, मैंने यहां पर दो वेक्टर्स ड्रॉ किए, ऐसे एक है ये वेक्टर और दूसरा है बच्चों बी वेक्टर। ये दो वेक्टर ऐसे जा रहे हैं, है ना। क्या ये दो वेक्टर मैंने इस बोर्ड के ऊपर निकाले, यस। तो क्या ये एक प्लेन के ऊपर है, यस। तो क्या ये कोप्लेनर हुए ना सर। हाँ, आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, यही तो करना है। मानो कि ये है, ये दो वेक्टर्स देखो ऐसे, ये दो वेक्टर्स है, ठीक है ना, ये दो वेक्टर्स है, ये बोर्ड है, एक प्लेन है ना, ये ठीक है, क्लियर है। तो क्या एक प्लेन पर बन रहे, बिल्कुल बन रहे सर, है ना। चाहे आप ऐसे ले लो, चाहे आप ऐसे ले लो, कैसे भी ले लो। देखो एक प्लेन, कोई भी एक प्लेन, यहां पर कुछ किताब वगैरह है क्या, कोई भी एक प्लेन ले लो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मानो मेरी हथेली ले लो या कोई एक पेज ले लो बच्चों, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एक प्लेन है समझो। और यहां पर मैंने क्या करा, इसको कि ऐसे करा, ठीक है, ये एक प्लेन है। तो क्या ये प्लेन में हुए, बिल्कुल हुए ना। तो ये एक प्लेन हुआ ना, ये पेज है, ये पेज का एक प्लेन बना, राइट। लेकिन उसी तरह मतलब, और मैंने इसको ऐसे भी करा, कैसे, ये इसको ऐसे लिया, एक को ऐसे लिया, ऐसे करा इसको, क्या ये एक प्लेन पर है, अभी भी एक प्लेन पर है। उसी तरह अगर मैंने तीसरा वेक्टर लिया और तीसरे वेक्टर को ऐसे रखा, तो क्या ये तीनों एक प्लेन में है, नहीं है, ये दोनों एक प्लेन में है, ये तीसरा किसी और प्लेन में है। लेकिन जैसे मैं ऐसे रखूं, तो क्या ये तीनों अब एक प्लेन पर है, क्या ये तीनों अब एक प्लेन पर है, तीनों के तीनों क्या है बच्चों, एक प्लेन के ऊपर आ रहे हैं। मतलब ये हो सकता है कि दो वेक्टर्स ऑलवेज रिमेन्स इन वन प्लेन, लेकिन तीन वेक्टर हो भी सकते या नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है कि कैसे आपकी अरेंजमेंट है ना। ये देखो, ये एक प्लेन है, मानो ये दोनों एक प्लेन में है। प्लेन मतलब क्या होता है, किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स को ले लो, दो प्लेन बना। और ये तो क्या ये अब तीनों एक ही प्लेन में है, नहीं है ना। एक प्लेन मानो बोर्ड ही प्लेन है ना, एक प्लेन में है, नहीं है। ये बोर्ड के है लेकिन ये नहीं है, बोर्ड के बाहर है। तो ये क्या बना, नहीं बना, ये नहीं है। लेकिन जैसे मैं इसको अरेंजमेंट ऐसे करूं, तो क्या ये तीनों के तीनों बने, अब बने। तो मतलब दो हमेशा तो रहती ही, लेकिन तीसरे का कोई कहा नहीं जाता, है ना। कहा सुना माफ कर दो सर जी, ये आपको समझना होगा बच्चों, ठीक है। अब ये जो कॉन्करेंट वेक्टर्स है, कॉन्करेंट वेक्टर्स, ये कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, मैं उसके बारे में भी जरा बताऊंगा और फिर हम चल पड़ेंगे एंगल्स की तरफ, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स की तरफ। और ठीक है, चलो चलते हैं। पहले क्या करेंगे अब यहां पर, नेक्स्ट कॉन्करेंट वेक्टर, 7th वाला, 7 ये बच्चों कोप्लेनार वेक्टर्स है। कोप्लेनार वेक्टर्स मतलब कि फिर से मैं बता देता हूं, ये ऐसे है, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर, और दूसरा एक वेक्टर है बी वेक्टर। क्या दोनों ये एक्स वाई प्लेन में है, यस। तो इसे कहा गया, ये दोनों बने कोप्लेनार वेक्टर। चाहे आप वाई एक्स ले लो या जेड ले लो, वाई जेड में ये जेड है, ठीक है, यहां पर एक है लेट अस सपोज सी वेक्टर, और यहां पर एक डी वेक्टर। तो ये दोनों कौन से इसमें है, जेड में, वाई और जेड में। तो इस तरह से हो जाता है बच्चों, हमेशा ये डिपेंड करता है अरेंजमेंट के ऊपर, ठीक है। हाँ, अब हम बात करेंगे 6th 7th वन की कॉन्करेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर, ठीक है। कॉन्करेंट वेक्टर मतलब क्या होता है, सुनिएगा कि अगर मानो कई सारे वेक्टर एक ही पॉइंट से अगर जा रहे हैं, एक ही पॉइंट से ऐसे, है ना, ये ऐसे पॉइंट जिनका कि ओरिजिन सेम हो, ये, तो इस प्रकार के वेक्टर्स को कहा गया बच्चों कॉन्करेंट वेक्टर। क्या कहा जाता है इनको, इन सभी को क्या कहा गया, कॉन्करेंट वेक्टर, है ना। कॉन्करेंट वेक्टर, सभी की जो पोजीशन है, सभी की जो ओरिजिन है, ओरिजिन एक ही पॉइंट से ना, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कॉन्करेंट वेक्टर्स कहा जाता है, ठीक है। अब 7th 8th वाला जो है, जो हम बात करेंगे जीरो वेक्टर की। अब ये जीरो वेक्टर क्या है बच्चों, जिस किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 0 होगा,
तो उसे कहा जाता है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहा जाता है। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहा जाता है। बस इसकी कंडीशन क्या है बच्चों, आपको ना समझना होगा। कंडीशन बहुत ही सिंपल है। क्या कंडीशन मैंने कहा कि इनकी जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट आपको समझना है, बस बात खत्म हो गई, है ना। तो ये जीरो वेक्टर हुआ और वो क्या हुआ, नल वेक्टर हुआ। मैग्नीट्यूड जिसका कितना हो, जीरो हो बच्चों, बाकी सब अपने आप बदलता रहता है। थोड़ी सी हो जाती है परेशानियां, ठीक है। तो जीरो वेक्टर मतलब जिसका कि मैग्नीट्यूड जीरो हो उसे कहा गया बच्चों जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। अब इस तरह के कौन सी क्वांटिटीज होती है, जैसे कि वेलोसिटी ले लो आप, है ना, जैसे कि आप डिस्प्लेसमेंट ले लो, डिस्प्लेसमेंट ले लो, ये होता है। और इसका नोटेशन क्या होता है बच्चों, इसका जो नोटेशन होता है जीरो नल वेक्टर, ये जीरो ऊपर उसके जीरो वेक्टर, है ना। अगर मानो कोई ए वेक्टर है जो कि जीरो है तो इसको रिप्रेजेंट करा जाता है ऐसे बच्चों, जीरो वेक्टर, है ना। तो ये कौन सा वेक्टर हुआ आपका, जीरो वेक्टर हुआ, या फिर आपका नल वेक्टर भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नल वेक्टर। कैसे, आपको पता है वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की जीरो हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकता है। मानो कि मैं यहां चला गया, यहां से स्टार्ट हुआ जीरो, यहां से यहां चला गया और यहां से यहां आया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है। तो अगर उसकी मैग्नीट्यूड जीरो भी हो, लेकिन फिर भी क्या हम डिस्प्लेसमेंट को स्केलर कहेंगे समय, नहीं। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर ही है। तो जब वो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है या नल हो जाता है, तब हम डिफाइन करते हैं जीरो वेक्टर। अब है साहब, ये ओरिजिनल पोजीशन हो गई। क्या इस जीरो वेक्टर को या जीरो वेक्टर को या नल वेक्टर को कोई डायरेक्शन है, नो बच्चों, इसको कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसलिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इस जीरो वेक्टर को क्या कहा गया, हाँ, आर्बिटरी। क्या कहा जाता है, आर्बिट्ररी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, यस सर। क्यों, क्योंकि आप चाहे अगर मानो कि यहां पर रख दो, वो शायद ये जीरो वेक्टर नॉर्थ की तरफ भी होगा, साउथ की तरफ भी होगा, ईस्ट की तरफ भी होगा, वेस्ट की तरफ भी होगा, नॉर्थ ईस्ट भी होगा, साउथ वेस्ट भी होगा, इसका कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जीरो वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जीरो वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। स्टेटमेंट क्या है, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इक्वल टू द जीरो। अब मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे हम, अब यहां पर बात नहीं करूंगा, बस टाइप्स की हम बात करेंगे, ठीक है। और अगर किसी भी नॉन जीरो वेक्टर को अगर आप जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, जीरो वेक्टर ही होगा या नल वेक्टर ही होगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है बच्चों, एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है। क्या आपको समझ में आ रहा है, यस सर, बिल्कुल आ रहा है बच्चों। मैं ऑर्थोगोनल वेक्टर की बात करता हूं। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल ऐसा वेक्टर है, मानो ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर है और इन दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो इसको कहा गया ऑर्थोगोनल वेक्टर। कौन सा, ऑर्थोगोनल, मम्मा मिया, ऑर्थोगोनल वेक्टर कहा गया। क्लियर है, यस। अब बच्चों मैं 10th के बारे में बात करूंगा और इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स हम बाद में बात करेंगे। चलो अभी करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर मतलब कि भाई साहब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, उसे क्या कहा जाता है, यूनिट वेक्टर। बात खत्म हो गई। जिस किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है तो उसको आप बच्चों क्या कहोगे, यूनिट वेक्टर कहोगे। यार बस क्या कहोगे, यूनिट वेक्टर कहोगे। तो मैं कह रहा हूं यूनिट वेक्टर क्या है कि द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इक्वल टू द यूनिट, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे जाता है बच्चों, अगर ए वेक्टर है तो इसको ए कैप लिखा जाता है। कैसे, मैं यहां पर लिखता हूं ए कैप डिनोट्स एज व्हाट, यूनिट वेक्टर। चाहे अगर एक्स है, एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, ठीक है। तो ये इससे यूनिट वेक्टर इंडिकेट किया जाता है, इसे डिनोट किया जाता है। इसका सिंबल क्या है, नॉट सिंबल, एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर, जेड वेक्टर, ए वेक्टर, ए कैप,
एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, ए कैप, मतलब कि आपको डिफाइन करेगा ये यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताता है बच्चों कि आपका वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये कौन दिखाता है आपको, कौन बताता है, कौन आइडेंटिफाई करता है, तो यूनिट वेक्टर आइडेंटिफाई करता है मेरे प्यारे बच्चों, बस इतना याद में रखिएगा। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया सर यूनिट वेक्टर क्या होता है। लेकिन ये यूनिट वेक्टर हालांकि काम कैसे करता है पता है आपको, पता है कि हमें जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है 3, कौन कौन से, चाहे बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट ले लो, चाहे आप वाई कोऑर्डिनेट ले लो, और चाहे आप जेड कोऑर्डिनेट ले लो। ठीक है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ डायरेक्शन दिखाना है तो हम यूज करते हैं आई कैप, वाई की तरफ जे कैप और जेड की तरफ के कैप। तो ये 3 हम लेटर्स यूज करते हैं बच्चों, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो ये जो आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, ये क्या डिफाइन करते हैं, शो द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर्स, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स बच्चों, दैट इज व्हाट इट इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन। तो जब कभी भी अगर आपको आई जे के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन है, इसका मतलब आई कहां का इंडिकेट करता है कि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, जे वाई डायरेक्शन में, जेड के डायरेक्शन में दिखा रहा है, दैट इज जेड, मतलब के कहां पर दिखा रहा है, जेड डायरेक्शन में दिखा रहा है। ये आपको समझना होगा, ये यूनिट वेक्टर है बच्चों। इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी बहुत ही सुंदर से, बहुत प्यारे से है। क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यूनिट वेक्टर निकाला कैसे जाता है मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, जो यूनिट वेक्टर होता है ना, यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए। आ रहा है समझ में, ये होगा आपका कैलकुलेशन मैथमेटिकल, इसको याद में रखिएगा। ये कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए, है ना। तो ये यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है बच्चों मैथमेटिकल में। कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा आपको, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गिवन इक्वेशन वेदर इट इज यूनिट वेक्टर और नॉट। तो ये ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए वेक्टर। इसको कैसे करें, क्या करना है देखिएगा, समझ लीजिएगा आसानी से, बहुत ही सिंपल है। तो बच्चों ये जो मॉड ये है, ये मॉड ए को डिफाइन करा जाता है कैसे, अंडर रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर। अब बोलोगे कि सर ये एक्स ए वाई क्या है, बच्चों में पता है कि कोई भी एक मैग्नीट्यूड है, उसका अगर एक्स की तरफ हो, वाई की तरफ हो, जेड की तरफ हो, ए एक्स मैग्नीट्यूड है एक्स डायरेक्शन का, ए वाई मैग्नीट्यूड है वाई डायरेक्शन का, ए जेड मैग्नीट्यूड है जेड डायरेक्शन का। तो इस ए वेक्टर को कैसे लिखा जाता है राजा, पता है कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब समझ में आ रहा है, हाँ, मतलब ये मैग्नीट्यूड कौन से डायरेक्शन का है, एक्स, ये मैग्नीट्यूड कौन से डायरेक्शन का है, जे, ये मैग्नीट्यूड कौन से डायरेक्शन का है, के डायरेक्शन का है। ये सवाल बन रहा है, यहां पर समझ में आ रहा है कि कंसेप्ट क्या है, हाँ यहाँ बोलिए, यस। तो बच्चों यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ये समझ लीजिए कि कौन सा आपका वेक्टर किस दिशा में जा रहा है, आई जा रहा है, जे जा रहा है, के जा रहा है, कुछ भी हो, है ना। तो आई होगा तो एक्स समझिएगा, जे होगा तो वाई समझ लीजिएगा, के होगा तो जेड समझ लीजिएगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, मैं इसके ऊपर के कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा आपको यूनिट वेक्टर्स के ऊपर के, फिर से तो मजा आ जाएगा और आपको ना बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हमेशा याद में रखिएगा बच्चों कि यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, उसे कहा जाता है यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर कुछ सवाल बनते हैं, क्या सवाल बनते हैं देख लीजिएगा कि चेक वेदर द गिवन वेक्टर इज यूनिट वेक्टर और नॉट। एग्जाम्पल लेते हैं, चेक वेदर द गिवन वेक्टर आई कैप बाय रूट 2 प्लस जे कैप बाय रूट 2 इज ए यूनिट वेक्टर। अब हमको पूछा गया है कि भाई साहब इसको चेक करो कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। अब हम सभी को पता है अगर इसका आंसर 1 आया तो ये यूनिट वेक्टर होगा, नहीं हो तो नहीं होगा। लेकिन आना कैसे, उसको लाना कैसे, उसको चेक कैसे करना है, मैं उसकी मेथड बताता हूँ। देख लीजिएगा क्या करना है, इसका मॉड लीजिए, पहले मॉड लीजिए, आई कैप डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट 2 मॉड। और ये मॉड कैसे लिखा जाता है आपको पता है, ये इस तरह, ये मॉड में लिया हमने इस वेक्टर को, बहुत बढ़िया सर। अब इसको क्या करना है आपको, ऐसे लपेटे में लेना है और क्या करना है, हाँ 1 बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर लेना है प्लस 1 बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर लेना है और इसका स्क्वायर बनाइए, क्या होगा 1 बाय रूट 2 स्क्वायर 1 बाय 2 1 बाय 2। तो बच्चों इसका आंसर क्या आया, 1 आया, क्योंकि 1 प्लस 1 2 बाय 2 1, तो ये कितना हुआ 1 हुआ। अरे यस, दिस वेक्टर इज व्हाट, यूनिट वेक्टर। तो क्या ये यूनिट वेक्टर है, यस इट इज यूनिट वेक्टर।
इट इज ए यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से ना बच्चों आपको ना चेक करने आना चाहिए, जो भी जिस तरह से भी वेक्टर आपको यहाँ पर दिए गए हो या देने वाले हो, चाहे कुछ भी हो। तो क्या ये समझ में आ रहा है? तो चलो कुछ करते हैं एग्जांपल्स और, क्योंकि अब तो सबको पता चल गया ना कि यूनिट वेक्टर निकाला कैसे जाता है या रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स करवाऊंगा बच्चों ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो मैं एग्जाम्पल लेता हूं। क्या? फाइंड द यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द यूनिट वेक्टर। किसका निकालना है मुझे? 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। इसका मुझे बच्चों क्या निकालना है पता है आपको? इसका मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर निकालना है। कैसे निकाले देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो हमें क्या दिया गया है? ये वेक्टर दिया गया है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब ये वेक्टर दिया गया है, हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? ये वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ये। और मॉड ये कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, ये लिखिएगा एज इट इज 4i माइनस 3j प्लस k डिवाइडेड बाय अंडर रूट मॉड ए को। ये ax है बच्चों, 4 का स्क्वायर बना, ये चलो प्लस है ना, ये -3 होल स्क्वायर, प्लस है ना 1 का स्क्वायर। इसको टेंशन मत लीजिए, अगर माइनस भी होगा तो स्क्वायर बनकर प्लस हो जाएगा, तो कोई भी टेंशन नहीं लीजिएगा माइनस और प्लस का। ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं है, मतलब कितना होता है? 1 होता है ना। तो ये क्या बना? 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय कितना हुआ रे? ये हुआ सर जी 16, ये हुआ सर जी प्लस 9, ये हुआ 1 10 26, और ये बाबा माइनस 3j प्लस k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 26। ये हुआ बच्चों आपका यूनिट वेक्टर। ये क्या हुआ राजा? यूनिट वेक्टर हुआ, ये समझ लीजिएगा आप, है ना। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप इज इक्वल टू 4 बाय अंडर रूट 26 आई कैप माइनस 3 बाय अंडर रूट 26 जे कैप प्लस 1 बाय अंडर रूट 26 के कैप। ठीक है, ये बना आपका यूनिट वेक्टर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है? 4 बाय अंडर रूट 26, मतलब ये एक्स का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? 4 बाय रूट 26, वाई में 3 बाय रूट 26, जे में 1 बाय अंडर रूट 26। तो ये हुआ आपका यूनिट वेक्टर। इस तरह से यूनिट वेक्टर्स निकाले जाते हैं। ठीक है, तो कुछ और भी थोड़े से एग्जांपल मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। क्या एग्जांपल है? मानो कि आपके पास में 2 वेक्टर्स दिए गए हैं। कौन से हैं? एग्जांपल ले लेते हैं, आई कैप माइनस 3j कैप एंड प्लस 5k कैप प्लस 5k कैप, है ना, एंड आई कैप माइनस 3j कैप प्लस ak कैप आर इक्वल फाइंड वैल्यू ऑफ ये, है ना। तो मतलब मानो ये वेक्टर है बच्चों, आई कैप माइनस 3j के, आप डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होती है। बी वेक्टर आई कैप माइनस 3j कैप प्लस a के कैप। यहाँ पर बताया गया है कि ये इक्वल टू b, तो इन्होंने पूछा है कि इस a की वैल्यू निकालो। तो क्या होगा? माइनस 3j प्लस 5k इक्वल टू आई माइनस 3j प्लस a, है ना। तो ये प्लस है, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, ये कैंसिल होगा, तो ये इज इक्वल टू कितना बना बच्चों? 5 बना। ये इस तरह से ना आप क्या कर सकते हो? वैल्यूज ना बच्चों निकाल सकते हो। बस आपको ये तरीका आना चाहिए बाबू, बाकी कुछ भी नहीं, बस इतना आपको समझना है, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ये एक हुआ। और एक एग्जांपल लेते हैं कि जो कि कई मुझे लगता है पिछले कुछ साल पहले इसको पूछा गया था। क्या सवाल था देख लीजिएगा कि उन्होंने पूछा था कि इफ द यूनिट वेक्टर 0.5 आई कैप माइनस 0.j कैप प्लस सी के कैप, देन द वैल्यू ऑफ सी इज, मतलब उन्होंने बच्चों ना आपको एक इक्वेशन दिया है, ये है ना, उन्होंने पूछा है सी की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालेंगे? 0.5 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल टू 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना। ये क्या है? यूनिट वेक्टर है ना, है या नहीं है? यस। इसका मैग्नीट्यूड लेकर स्क्वायर कर लो, मतलब सी मिल जाएगा आपको। मैग्नीट्यूड 0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट बच्चों? 1। ये मैंने माइनस है, बस इसको मैंने प्लस करा है, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो ये बना 0.25, ये बना 0.64, ये सी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये कितना बना बच्चों? 9।
8 0.89 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.89 विच इज इक्वल टू 0.11, देयरफॉर सी इज इक्वल टू 1 अंडर रूट 0.11। तो क्या इस तरह से आप निकाल सकते हो? अरे खत्म हो गया ना भाई साहब, सी की वैल्यू पूछी थी, क्या हमने निकाली? क्या हम निकाल पाए? यस सर, हम इसको बिल्कुल निकाल पाए। क्या आपको समझ में आ रहा है कि कंसेप्ट क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करा जाता है? बात खत्म हो गई बच्चों, इसमें ज्यादा चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब ये इतने सारे कुछ एग्जांपल्स थे यूनिट वेक्टर्स के ऊपर बच्चों। बस इफ अ वेक्टर डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इट डज नॉट चेंज। अब कुछ सर बोलो ये आपने लिखा क्या, हमको तो कुछ समझ में ना आ रहा है। बच्चों इसको सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। क्या जाता है? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। बस इतना कहो, बात खत्म हो गई। कैसे करा जाता है देखिए, मानो भाई साहब एक वेक्टर है, ये वेक्टर, ठीक है ना, ये एक ये वेक्टर है, ये गुड 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 गुड, ठीक है। मैंने क्या करा पता है कि इसको लेकर ना इधर शिफ्ट किया, सेम लेवल पर इसको मैंने ना शिफ्ट किया, उसका एंगल भी है सब कुछ, बस मैंने उसको शिफ्ट किया। शिफ्ट करना मतलब जैसे घर पर हमारे चेयर यहां से लेकर घर बाजू में रखी, तो क्या उसका आकार, क्या उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा? नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो मैंने बच्चों इसको ना बच्चों शिफ्ट किया, यहां पर ये शिफ्ट करा। मैंने क्या करा, इसको कि एक शिफ्ट करा, है ना। यस, मानो कि ये बी वेक्टर है, तो ये ए इक्वल टू बी है। यस, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है बच्चों, इसलिए तो मैंने कहा इट डज नॉट चेंज। अरे मैंने इस वेक्टर को यहां से डिस्प्लेस करा, तो क्या वो बदलेगा? नहीं। अरे उसका डायरेक्शन भी सेम है, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और उसका एंगल भी सेम है, तो क्या ये चेंज हुआ? नहीं हुआ बच्चों। इतना समझ में आया, इतना याद में रखिएगा आप, हाँ, इतना याद में रखिएगा, ठीक है। तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने कहा था, पहले कहा था कि इसको कहा जाता है हेड और इसको कहा जाता है राजा, क्या? टेल कहा जाता है। बस इतना समझ लीजिएगा आप, ठीक है ना। तो इसे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर भी कहा जाता है। इफ वेक्टर डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ इट डज नॉट चेंज, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। मानो कि आपने क्या करा, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर, इसको आपने नीचे लाया बच्चों, तो क्या ये चेंज होगा? ये वेक्टर के ये वेक्टर ही रहेगा ना, ए वेक्टर के ए वेक्टर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपने पैरेलल शिफ्ट करा, मतलब अगर एक वेक्टर यहां पर है ना, आपको ना बच्चों इसको आगे लेकर आए, तो क्या इसमें बदलाव हुआ? कोई नहीं, ये पैरेलल शिफ्टिंग है। अरे भाई साहब, पैरेलल मतलब क्या है? दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, है ना। तो पैरेलल शिफ्टिंग आप बच्चों वेक्टर के कर सकते हो। इसका बेनिफिट कहां पर होगा मैं आपको आगे, थोड़ा आगे जाकर बताऊंगा, जो कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स में हम इसका उपयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो हमेशा याद में रखिए बच्चों, तो इसे कहा जाता है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। जब कभी भी अगर वेक्टर का पोजीशन से अगर शिफ्ट करते हो या डिस्प्लेस करते हो, तो उसके इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। लेकिन हम आगे बताएंगे अब क्या है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। बच्चों हमेशा याद में रखिएगा यार, जब भी हम एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स मेजर करते हैं ना, तो एक बात याद में रखना कि टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड क्या होना चाहिए? टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड क्या होना चाहिए? टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड। मैंने कहा था, अरे बाबा ये क्या है? हेडवा है सर। ये क्या है? टेलवा है सर। अरे उसकी पूंछ है, ये उसका सर है रे बाबा। मम्मा मिया, ये है उसका फर्क। ठीक है, टेल टू टेल, हेड टू हेड एंगल बनाने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका बच्चों। चलो अब कैसे करते हैं? टेल टू टेल मतलब क्या हुआ? देखिए एक वेक्टर है, ये सपोज मानो ये एक वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है बच्चों क्या? बी वेक्टर है। देखो क्या जोड़ा यहां पर? टेल टू टेल। क्या जोड़ा गया? टेल टू टेल। अगर इसके बीच का एंगल कितना हो, मानो कुछ भी एंगल हो, थीटा हो, तो ये एक मेथड होगी। यस, ये सही है बच्चों। और दूसरा अगर मानो कि क्या हो ये ऐसे है ना, ये ऐसे,
ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये थीटा। यस, ये क्या है बच्चों, टेल टू टेल, टी टी। ये क्या है, एच एच, है ना। हेड टू हेड, हेड टू हेड एंगल मेजर करा जाता है, टेल टू टेल एंगल मेजर करा जाता है। ये होता है बच्चों, ये मेथड है। अब अगर कहोगे कि सर ये अगर मानो कि हेड है ना, और ये टेल है, तब क्या करना पड़ेगा। अब देखो, ये इसका हेड है, ए वेक्टर का हेड है, ये ए वेक्टर है, ये इसका टेल है, और ये बी वेक्टर है और बी वेक्टर का टेल है। तो ये वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल अगर कहीं पर आ गया तो इस समय में क्या करें, तो क्या ये मेथड सही होगी, नहीं होगी बच्चों। तो यहां पर हम यूज करेंगे पैरेलल शिफ्टिंग। क्या यूज करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग यूज करेंगे, ताकि हम क्या मेजर कर सके, एंगल मेजर कर सके। क्या मेजर कर सके, एंगल मेजर कर सके। हमेशा याद में रखिएगा, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वाला कंसेप्ट। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। मानो मैं कुछ डायग्राम दिखाता हूं, चलो देखते हैं आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। कि मानो कि क्या कंसेप्ट है, मानो कि क्या कंसेप्ट है सर जी, एक वेक्टर से बच्चों कि देखो, चलो 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 चलो, हाँ ये एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम। सेकंड डायग्राम अगर मैं बात करूं तो ये एक वेक्टर चला गया। ठीक है, चलो इसका डायरेक्शन ये निकालते हैं, और यहां पर एक वेक्टर आ गया, और यहां का जो एंगल दिया गया है लेट अस सपोज 150 वेक्टर। और ये तीसरी डायग्राम है बच्चों। तीसरी डायग्राम में हो क्या रहा है बताया आपको, कि एक वेक्टर इधर जा रहा है और दूसरा वेक्टर इधर आ रहा है, और इन दोनों का एंगल दिया गया है 145 डिग्री। हमें क्या करना है, टेल से टेल देखना है, हेड से हेड देखना है। टेल से टेल है, डन। हेड से हेड है, डन। चलो देखते हैं, क्या ये टेल से टेल है सर, टी टी। यस। क्या ये हेड टू हेड है, यस। क्या ये हेड टू हेड, टेल टू टेल है, नहीं है, टेल और हेड दिख रहा है। अब इसको क्या करो बच्चों, आसानी से इसको आगे शिफ्ट करो, ऐसे डुग 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 डुग। अब ये एंगल बना, मानो ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। आपका ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। बी वेक्टर को मैंने बस शिफ्ट किया बच्चों पैरेलली, इसको आगे शिफ्ट करना है, हमेशा यही तरीका यूज करना है। और ये बना आपका एंगल थीटा। कितना होता है ये हुआ 180। सो 180 माइनस 145, तो ये कितना हुआ, 35 हुआ। यस, तो ये एंगल कितना बना बच्चों, 35। तो ये वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल कितना है, तो यहाँ का थीटा कितना है, 45 डिग्री। यहाँ का थीटा कितना है, 150 डिग्री। और यहाँ का थीटा कितना है बच्चों, 35 डिग्री है, ना कि 145 डिग्री है, ना कि 145 डिग्री है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना बताओ आप। यस सर, बता रहे हैं हम आपको, है ना, आ रहा है ना यार, ये बहुत मजा आता है इसमें। आप देखिएगा, हमें बता रहे हैं, हम बता रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको बच्चों क्या करना है, बस शिफ्टिंग करना है, पैरेलल शिफ्टिंग का यूज करना है, और इस तरह से एग्जाम बनाना है बच्चों। एग्जाम्पल्स बनाने हैं बच्चों, आसान हो जाएगा आपके लिए। 35 डिग्री, थीटा इक्वल टू 35 डिग्री, चाहे कुछ भी हो। चलो और एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते, इसको नहीं कर पाते। हाँ, पेन निकालो, मार्कर निकालो, नोटबुक निकालो, कर लो। चलो एक एग्जाम्पल दे देते हम। चलो बच्चों, ये एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल है। चलो ये एंगल हमने दिया 120 डिग्री। बताओ एंगल बिटवीन ये वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना है, 120 डिग्री है? नहीं सर, कितना है? अरे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, कितना होगा, 60 होगा। ये ऐसे चुक 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 चुक। ठीक है, ये एंगल बना बच्चों, तो कितना हुआ, एंगल 60 डिग्री हुआ। क्यों? अरे 180 माइनस 120। ये बस किसके तरह से, पैरेलल शिफ्टिंग की वजह से कर पा रहे बच्चों। किसकी वजह से कर पा रहे हैं? पैरेलल शिफ्टिंग की वजह से कर पा रहे हैं। और हमेशा याद में रखिएगा कि जो एंगल होता है दो वेक्टर्स के बीच का, वो एंगल देखिएगा यार, यहां पर अगर आप देखिएगा, ये एंगल दो वेक्टर्स के बीच का है ना। अगर आप यहां का अगर आप एंगल देखेंगे, ये कितना बचा, अरे ये कितना बचा भाई साहब, 305 हुआ या 315 हुआ? यस, हुआ कि नहीं? ये 315 हुआ। कौन सा एंगल मेजर करने वाले आप? ये लार्जर एंगल है, ग्रेटर, और ये कौन सा है, स्मॉलर एंगल। तो कभी भी याद में रखिएगा कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल मेजर करते हो, तो कभी भी छोटा वाला एंगल मेजर करना है। हाँ, कौन सा वाला एंगल? छोटा वाला एंगल मेजर करना है। आपकी बहुत सारी परेशानियां बच्चों बदल जाती है। और दो एंगल के बीच का जो दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है, वो 0 to 180 होता है। ये हम सभी को पता है। आप कहीं भी और भी देख लीजिएगा, देखिए कहीं पर भी देख लीजिएगा भाई साहब, ये देखो, अगर दूसरा में बनाओ ऑर्थोगोनल,
ये वेक्टर, ये बी वेक्टर, हाँ टेल से टेल है ये कितना है 90 डिग्री है, टेल से टेल क्या है, टेल से टेल है। बस इतने सारे एग्जांपल्स अगर आप कर पाओगे तो बहुत आसान होगा। अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो और एक आपको खास एग्जांपल करवा लेते हैं, ताकि एक एग्जांपल करवा लेते हैं बस बच्चों, बाकी तो खत्म हो गया, ठीक है ना। तो क्या एग्जांपल लूंगा मैं, मानो कि एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये ऐसे है, ये एक ऐसे वेक्टर है, ये एक ऐसे वेक्टर है, मानो ये 60 डिग्री है, मानो ये 30 डिग्री है, ठीक है। ये बच्चों ये है, ये बी है, ये सी है, डी है। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब बच्चों जब आप एंगल बिटवीन किसी भी एंगल को अगर मेजर करोगे आपका आंसर लेस देन 180 डिग्री होगा, यह हमेशा याद में रखिए। कैसे, चलो अब इसको कैसे बनाएंगे, कैसे मिटा दूं मैं इसको? मिटाइएगा सर, इसको कैसे करें बताओ, बताओ सर कैसे करें इसको? अरे भाई मैंने कहा इसको शिफ्ट करो आप, इसको शिफ्ट करो आप, एक पॉइंट ले लो, चलो हाँ ये बी है, लिया, यस सर जी। ए को पैरेलल शिफ्ट करो, शिफ्ट किया, चलो हाँ ये आपका डॉट है, ठीक है, शिफ्ट किया उसको। अरे ये शिफ्टिंग है, पैरेलल शिफ्टिंग, पैरेलल शिफ्ट किया ना मैंने ए को, ये मानो ये वेक्टर है, ठीक है, हाँ चलो ये मानो अब सी वेक्टर, ठीक है, डिश के यहाँ सी वेक्टर कितना एंगल है 30 डिग्री। चलो बच्चों हाँ डी वेक्टर कितना एंगल है ये 60 डिग्री। अब बताओ ये और बी के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, ये और सी का 30 डिग्री, ये डी है ना, डी और सी का एंगल कितना है, हाँ डी और सी का एंगल कितना है, डी और सी का एंगल कितना है, अरे डी और सी का 90 बना, ये कितना बना 90 बना है ना। और बी और डी का कितना एंगल है बच्चों 90 + 60 150 एंगल है। आप कहीं पर भी देख लीजिए आपका जो एंगल है ना वो एंगल 180 डिग्री और उसके कहाँ पर आ रहा है, बीच में भी आ रहा है बच्चों, ना ज़्यादा है ना कम है। तो इस तरह से बच्चों ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स जो है वो निकाला जाता है। मैंने और एक बात बता देना चाहता था यहाँ पर, मैंने अभी कहा कि आपको जो है स्मॉलर एंगल हमेशा मेजर करना है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो इस तरह से बच्चों आप कई सारे एग्जांपल्स कर सकते हो यार, कई सारे एग्जांपल्स कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है, बस आपको शिफ्ट करना है, बात खत्म, पैरेलल शिफ्ट करना है। लेकिन अब चलो बच्चों मानो कि यार एक वेक्टर ये है जो कि एंगल बना रहा है अल्फा, किसी के साथ तो एंगल बना रहा है। अब मैंने क्या करा कि इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा, क्लॉकवाइज समझते हैं ना, या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा और इसको मैंने यहां पर लाया, ये बी वेक्टर, ये थीटा, ये वेक्टर है और ये क्या है बी वेक्टर है। अब मुझे बताओ क्या ये और बी सेम होंगे? नहीं होंगे बच्चों। इस केस में ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। कब 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 कब? इफ एंगल इज रोटेटेड by an angle theta, by an angle theta, then two vectors are not equal, है ना। क्यों? चलो मानो कि आपका क्या है नॉर्थ है, चलो मैं रेड पेन यूज कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना, ये नॉर्थ है और ये नीचे का साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है सॉरी, ठीक है बच्चों। ये वेक्टर कहां पर था? नॉर्थ और ईस्ट में। अब ये वेक्टर कहां आया रोटेट करने के बाद? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट है। तो क्या ये वेक्टर इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, इसलिए, है ना। तो कोई भी वेक्टर अगर किसी एंगल से रोटेट करा जाता है बच्चों तो क्या वो इक्वल होगा? तो हमेशा नहीं होगा। अब तीसरे वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है क्या नहीं, मैं कुछ आने वाले वीडियोस में बात करूंगा बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। टिल नाउ दैट्स इट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।